एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन एक्ट का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग है रिवीजन एंड करेक्शन ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड्स। अब हमने देखो इसकी चैप्टर कैसे याद रखना है, इसकी ट्रिक्स की थी। अब आप देखो, अगर किसी चीज को चेंज करने जा रहे हो जो कि इतने बड़े लेवल पे है, किसी चीज को जोड़ तोड़ रहे हो, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन एंड करेक्शन। ठीक है, रिवीजन एंड करेक्शन इसका जरूरी है। अब देखो, सबसे हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है नोटिफिकेशन पार्ट, देन इसके बाद नोटिफिकेशन आ गई, उसके बाद रिवीजन कर लो। नोटिफिकेशन आ गई, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यूपी जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ गई, उसके बाद आप रिवीजन करोगे उसके एग्जाम का, क्योंकि पढ़ तो आपने पहले से रखा होगा, तो ये ऐसे याद कर लो। अब नोटिफिकेशन में सबसे पहले चलते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में बात होती है डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन। ठीक है, सेक्शन नंबर 4 में ही बात होती है डिक्लेरेशन ऑफ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन, और 4A में इसको आगे प्रोसीड किया हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बताता है इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4। ये नोटिफिकेशन आ गया, ये नोटिफिकेशन का इफेक्ट हो गया, नोटिफिकेशन का इफेक्ट। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 6 की तरफ। सेक्शन नंबर 6 में बात होती है, देखो सेक्शन नंबर 5 काफी बड़ा है, अब हम सेक्शन नंबर 6 में चल रहे हैं। इसमें बात होती है कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4। ये जो नोटिफिकेशन है इधर आई है, इधर जाकर के क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। ठीक है, एंड देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 6 से स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन और ट्रांसफर। ठीक है, इसको हमने इसमें मेंशन नहीं किया है, 6 से इसी में है, वो अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन और ट्रांसफर से रिलेटेड है। ठीक है, देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 बात करता है रिवीजन ऑफ विलेज मैप। ठीक है, देखो सेक्शन नंबर 6 से हमने यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं लिखना भूल गई, बट ये यही है, अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन और ट्रांसफर आफ्टर सेक्शन 4 एंड बिफोर सेक्शन 8। ठीक है, तो हमारा नोटिफिकेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है 4 से लेकर के 6A तक। अब हम चलते हैं रिवीजन वाले पोर्शन में। सेक्शन नंबर 7 बात करता है रिवीजन ऑफ विलेज मैप। सेक्शन नंबर 8 बात करता है रिवीजन ऑफ फील्ड बुक एंड इट्स वैल्यूएशन। ठीक है, सेक्शन 8 काफी बड़ा है, उसकी मैं हेडिंग पढ़ देती हूँ। रिवीजन ऑफ फील्ड बुक and the current annual register, determination of valuations and share in joint holding। ठीक है, फील्ड बुक और वैल्यूएशन से रिलेटेड है। ये विलेज का मैप तुम रिवाइज करोगे तभी ना तुम कुछ चेंज कर सकोगे। फिर इसके बाद फील्ड बुक की किसमें क्या कितने खेत खलियान हुए थे उससे रिलेटेड है, तो उसको भी आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। ठीक है, आपका रिवीजन हो गया है सेक्शन नंबर 8 तक। अब सेक्शन नंबर 8A जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 सेक्शंस इसमें जो मेंस के क्वेश्चन में पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। पहला है 4, ठीक है, 4A, एंड देन इसके बाद है नेक्स्ट 8। ठीक है, 4 2 कितना होता है 8A। स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये अलग से एक टॉपिक है। देन इसके बाद आता है, अब तुमने स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल बना दिया, अब क्या है, पब्लिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। देखो सेक्शन नंबर 9 में बात होती है इशू ऑफ एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स मेंशन्ड इन सेक्शन 8 एंड 8A। ठीक है, सेक्शन 8 और सेक्शन 8A में जो मेंशन्ड होगा उसके जो रिकॉर्ड्स है उनको क्या कर दो, पब्लिक कर दो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स वगैरह जो है वो पब्लिश कर दो। पब्लिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स तुम्हें यहाँ पे मिले उसको पब्लिश कर दो ताकि लोगों तक बात पहुंच जाए। तुमने रिवाइज कर दिया, अब उसको पब्लिश कर दो। देन इसके बाद बात होती है सेक्शन 9A में। 9A में बात होती है डिस्पोजल। ठीक है, किस चीज के डिस्पोजल से बात होती है, केसेस रिलेटिंग टू क्लेम्स टू लैंड एंड पार्टीशन ऑफ जॉइंट होल्डिंग्स। ठीक है, केसेस के, अब देखो तुमने पब्लिश कर दिया, अब पब्लिश करोगे तो लोग आएंगे, लोग बात करेंगे कि अरे यार इन्होंने देखो क्या पब्लिश कर दिया। आप रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज के बाद आप रिवीजन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं रिवीजन कर रही हूँ। ठीक है, रिवीजन के बाद मैंने आपको क्या कर दिया, एक वीडियो बना दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स मैंने बना दिया, और फिर उसके बाद उस वीडियो को पब्लिश कर दिया यूट्यूब पे। तो आप लोग बोलोगे अरे ये देखो ये क्या पढ़ा रही है, कुछ गलत पढ़ा रही है। उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, इश्यूज लेके आओगे, तो फिर मैं उसको डिस्पोज करूंगी। तो 9A में वही बात हो रही है, डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू क्लेम्स ऑफ लैंड। ठीक है, क्लेम्स ऑफ लैंड है और पार्टीशन से रिलेटेड है, क्योंकि इनका लैंड इशू है तो क्लेम्स ऑफ लैंड और पार्टीशन से रिलेटेड है कि अरे ये हमारा लैंड मत पार्ट करो, ये वो। देन 9B में बात होती है डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल यानी कि पहला तो क्या है कि ये तो गलत कर रहे हो आप, जो भी मेंशन कर रहे हो हमारे बुक में तो अलग लिखा हुआ है। दूसरा, आपने अपने रिवीजन में ही कुछ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये हो गया। अब ये दोनों बात हो गई। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 10, ये अपील है, अलग है। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 में बात हो रही है प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिवाइज्ड एनुअल रजिस्टर। इधर सब कुछ डिस्पोज हो गया, सब कुछ सही हो गया, आप लोगों ने मेरे पास बता दिया, कुछ दिक्कत है। 10 नंबर पे मैं क्या करूंगी,
एक प्रिपेयर करूंगी डॉक्यूमेंट नई, ठीक है, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिवाइज्ड एनुअल रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिवाइज जो वापस रिवाइज किए गए हैं उसको मैं ध्यान से रखूंगी। आप लोग ने जो जो कमेंट्स किए हैं उस कमेंट्स को मैं ध्यान से रखूंगी अपने पास, ठीक है, हाईलाइट करके रखूंगी ताकि मैं उसको चेंज कर सकूं। एंड देन इसके बाद बात होती है सेक्शन नंबर 11 है अपील्स की, ठीक है। अपील्स किस चीज से रिलेटेड, सेक्शन 9A से रिलेटेड, पार्टीशन वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड अपील्स होंगे। 9A से रिलेटेड अपील है इसीलिए मैंने 11 इधर ही लिखा हुआ है, ठीक है, और अपील्स 10 के बाद आती है इसीलिए इसको इधर से कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 11A। 11A बात करते हैं बार ऑन ऑब्जेक्शन, यानी कि तुमने ऑब्जेक्शन किया है अब इसको बार ही कर दो, ठीक है। सेक्शन 11A में बार ऑन ऑब्जेक्शन है और सेक्शन 11C की कोई हेडिंग नहीं है, हालांकि 11C भी है, ठीक है। देन इसके बाद बात होती है सेक्शन नंबर 12, डिसीजन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू चेंजेस एंड ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग राइट्स और इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन रिवाइज्ड रिकॉर्ड्स। रिवाइज्ड रिकॉर्ड्स कहाँ पे है, वो है सेक्शन नंबर 10 में, ठीक है, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिवाइज्ड रिकॉर्ड्स, इसलिए यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 है। 10 के बाद हमने 12 किया है, तो रिवाइज रिकॉर्ड से रिलेटेड क्या है, 12 में एक और चीज है, क्या है, डिसीजन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू चेंजेस, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या है, डिसीजन है। एंड देन इसके बाद सेक्शन नंबर 12 में बात होती है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और न्यू होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड पार्ट्स ऑफ होल्डिंग। असेसमेंट की बात हो रही है, ए फॉर असेसमेंट, ठीक है। एंड देन इसके बाद सेक्शन नंबर 12B-C तो हट गए हैं। 12D में है अमलगेशन ऑफ होल्डिंग्स, ठीक है, ये भी ए है और ये भी ए है, ये है असेसमेंट और फिर इसके बाद इधर क्या कर दो, अमलगेशन ऑफ होल्डिंग्स कर दो, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बेरेट के प्रोविजन से। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन नंबर 4 से। देखो सेक्शन नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेंस के आंसर राइटिंग में आता है, ठीक है। डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन, ठीक है, डिक्लेयर कर दो, नोटिस भेज दो, किस चीज से रिगार्डिंग, कंसोलिडेशन से रिगार्डिंग, क्योंकि तुम्हें ये करना ही है। तो कौन करेगा डिक्लेरेशन, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अब इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट वाला पोर्शन तो हमें पता चल गया कि कौन करेगा, कैसे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में करेगा, ठीक है, और कहाँ करेगा, जहां पे भी लॉफुल होगा, फॉर एनी ऑफिसर और अथॉरिटी हु मे बी एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। कौन डिक्लेरेशन करेगा, कोई एक ऐसा ऑफिसर जिसको कौन ऑथराइज करेगा, डिस्ट्रिक्ट का जो डेप्यूटी डायरेक्टर है कंसोलिडेशन का। तो क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल आपके डिस्ट्रिक्ट क्या है, लखनऊ है, ठीक है। अब वहां का जो डेप्यूटी डायरेक्टर है किसका, कंसोलिडेशन का, डेप्यूटी होना चाहिए, मेन डायरेक्टर नहीं, डेप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एंड अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो टू एंटर अपॉन, अब देखो वो क्या करेगा, सबसे पहले सर्वे करेगा, और टू एंटर अपॉन एनी सर्वे इन कनेक्शन विद रेक्टेंगुलेशन और अदरवाइज एंड टू टेक लेवल्स ऑफ एनी लैंड इन सच एरिया। अब तुम्हें क्या करना है, नोटिफिकेशन दे दी है, किस चीज की नोटिफिकेशन दे दी है, कि हम आएंगे तुम्हारे खेत में और फिर इसके बाद रेक्टेंगुलेशन से रिलेटेड सारे लेवल करेंगे, फिर इसके बाद वो वहां पे जाके क्या करेंगे, पिलर फिक्स करेंगे इन कनेक्शन विद रेक्टेंगुलेशन, ठीक है, रेक्टेंगुलेशन जरूरी है, ठीक है। ये नेक्स्ट है टू डू ऑल एक्ट्स नेसेसरी टू एसेटेन द सूटेबिलिटी ऑफ द एरिया फॉर कंसोलिडेशन ऑपरेशंस। क्या है, सारे ऐसे एक्ट्स करेंगे जो कि नेसेसरी होगा टू एसेटेन सूटेबिलिटी ऑफ द एरिया फॉर कंसोलिडेशन ऑपरेशंस, ठीक है। यानी कि वो क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, बस सर्वे वाला जो वर्ड है आप याद रखना, उसको बढ़ा चढ़ा के रेक्टेंगुलेशन ऐड करके बोल दिया, लेवल करेंगे, पिलर लगाएंगे। ये मान लो आप कहीं खेती करने जा रहे हो तो पहले खेत को लेवल करो, बगल बगल में पिलर लगाओ ताकि गाय भैंसे ना आए, और फिर बाकी नेसेसरी स्टेप यानी कि इरिगेशन वगैरह सब करो, ये वैसा ही है, ठीक है, सर्वे करेंगे। देन इसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो कंसोलिडेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं वो क्या करेंगे, पब्लिक नोटिस करेंगे और फिर उसके बाद डिक्लेयर क्या करेंगे कि क्लॉज ए टू बी गिवन एट कन्वीनियंट प्लेसेस इन द सेट डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। क्लॉज ए क्या है, क्लॉज यही है कि स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जो ये भी ऊपर हमने पढ़ा था वही है। देन इसके बाद सब सेक्शन 2 में बात होती है व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स टू स्टार्ट कंसोलिडेशन ऑपरेशंस। अब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या डिसाइड की है कि हम स्टार्ट करेंगे कंसोलिडेशन ऑपरेशन इधर इन एन एरिया कवर्ड बाय अ डिक्लेरेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 और इन एनी अदर एरिया इट में इशू नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि हम कंसोलिडेशन ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिक्लेरेशन में उनके अंदर एरिया कवर्ड है या फिर उनके अंदर एरिया डिक्लेरेशन में नहीं कवर्ड है, जैसा भी है उससे रिलेटेड देखो उनके पास पावर है स्टार्ट करने की। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, बी में एवरी सच नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगी इन अ डेली न्यूज़पेपर हैविंग सर्कुलेशन इन द सेड एरिया
एंड शेल ऑल्सो बी पब्लिश्ड इन ईच यूनिट इन द सेड एरिया। कहाँ पे पब्लिश होगी? एक तो उस डिस्ट्रिक्ट में पब्लिश होगी, डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी जो कि सर्कुलेट होता है डेली, ये नहीं कि तुमने ऐसे न्यूज़पेपर में कर दिया जो संडे संडे को सर्कुलेट होता है। एंड शेल ऑल्सो बी पब्लिश्ड इन ईच यूनिट इन द सेड एरिया। अब उस डिस्ट्रिक्ट के एक एक यूनिट में भी पब्लिश किया जाएगा इन सच अ मैनर एज में बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। अब वहाँ के लोग अगर अमर उजाला खरीदते हैं तो उनको वही उसी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें सबसेक्शंस में किस बारे में बात हो रही है। सबसे पहले देखो सबसेक्शन 1 आता है। ठीक है, सबसेक्शन 1 डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन। उसमें स्टेट क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट से बारे में बात हो रही है कि तुम नोटिस डाल दो। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड? कि तुम्हें क्या करना है? सर्वे करवाना है। ठीक है, पहला तो हो गया नोटिस फॉर सर्वे। ठीक है, सेकंड क्या हो गया? इसमें सबसेक्शन 2 में बात हो रही है स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? कंसोलिडेशन से रिलेटेड अगर डिसाइड करता है, ठीक है, डिक्लेरेशन करेगा उससे रिलेटेड। अब देखो ऊपर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट अपना डिक्लेयर कर रहा है सर्वे की हम स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा क्या है कि उन्हें कैसे करना है, क्या करना है? सर्वे करना है। और फिर उस सर्वे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है वो 2 में लिखा हुआ है। हालांकि 2 पहले हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी कि तुम्हें हर जगह सर्कुलेट करवाना है और उसमें ये लिखना है कि सर्वे हो रहा है। ठीक है, सर्कुलेट कर तो नीचे से हम याद कर लेते हैं सबसेक्शन 2 से कि सर्कुलेट करवाना है और फिर उसमें ये बताना है कि सर्वे हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन इसमें आप याद रखना, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, इनके पास अथॉरिटी है, ही इज एम्पावर्ड फॉर दिस, ही और शी हुएवर इट इज। देन इसके बाद 4A भी इसमें ऐड कर दो। 4A बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में अमेंडमेंट के थ्रू आया था। ठीक है, इसमें है वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट इन द केस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ नोटिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन इशूड अंडर सेक्शन 52। अब देखो एक रूल है कि 20 साल का एक गैप, 20-21 साल जो भी है इसमें एक गैप रहेगा, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर देखो अगर इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ऑलरेडी क्या है स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एक नोटिफिकेशन दे दिया था कि हम कंसोलिडेशन करेंगे सेक्शन 52 के अंडर, इट इज एक्सपीडिएंट इन पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू। अगर फिर से जरूरत है पब्लिक इंटरेस्ट में तो क्या करेंगे? इट में मेक अ डिक्लेरेशन इन द गैजेट दैट सच डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ में अगेन बी ब्रॉट अंडर कंसोलिडेशन ऑफ ऑपरेशन। 20 साल इसमें देखो लिखा हुआ है, 20 साल में कंसोलिडेशन होता है और अगर फिर से तुम्हें कंसोलिडेशन करने की जरूरत है तो तुम फिर से करोगे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रोविजन आ गया, बाद में पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड ऐड किया गया है। अगर आंसर लिखोगे सेक्शन 4 का तो मैं आपको आंसर भी लिखवा के बताऊंगी कैसे कैसे, एक आंसर सीरीज जब हम चलाएंगे। ठीक है, from the date of the notification referred to in this said section, but in special circumstances the state government may in the public interest issue such declaration after 10 years from the said date। अब टाइम पीरियड दे दिया है कि चलो 20 साल से पहले हो सकता है तो 10 साल के बाद ही होगा। नेक्स्ट इसके बाद प्रोविजन है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल mutatis mundandis apply to every notification issued under subsection 1 as they apply to the notification under section 4। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 5 पे। सेक्शन नंबर 5 जो है वो बात करता है इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2। ठीक है, 4 क्लॉज 2 में हमने क्या पढ़ा है कि नोटिफिकेशन आ गई है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? कंसोलिडेशन ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं और उन्होंने क्या कर दिया? नोटिफिकेशन दे दी है। कैसे दे दिया? पब्लिश कर दिया एक एक यूनिट में। ठीक है, 4 क्लॉज 2 बात करता है कि हाउ टू पब्लिश। ठीक है, हाउ टू पब्लिश के बारे में, तो उन्होंने पब्लिश कर दिया है 4 क्लॉज 2 में। अब देखो अपॉन पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन 4 क्लॉज 2 के अंदर कॉन्सिक्वेंस एज हेयर एंड आफ्टर सेट फोर्थ शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड देयर अंडर। उस दिन से क्या करेंगे? टिल द पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 52। सेक्शन 52 के अंदर नोटिफिकेशन आनी है, उससे पहले पहले क्या करेंगे? देखो सेक्शन फिर एज द केस में भी इंश्योर इन द एरिया टू विच द नोटिफिकेशन अंडर। अब देखो इफेक्ट, अब देखो नोटिफिकेशन आ गया, अब उनको कुछ चीजें इंश्योर करनी है। सबसे पहले तो कि उनके पास क्या होना चाहिए? प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होने चाहिए उनके पास हर चीज के। तो इसको हम करते हैं द डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ, जो भी उसके अंडर में आता है, डीम टू बी अंडर कंसोलिडेशन। ठीक है, ऑपरेशन एंड द ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ विलेज मैप। यानी कि तुम्हारे पास जितना भी डाटा है उसको सेव करके रख लो। ठीक है, ताकि क्या हो सके? इंश्योरिटी हो सके कि अब आगे तुम प्रोसीड कर सकते हो क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई। यानी कि आपके पास नोटिफिकेशन आ गई किसी एग्जाम की, तो आप सारे जो नोट्स वगैरह हैं उसको अपने पास रख लो। देन इसके बाद सी में बात होती है कि अब देखो कोई भी इंसान अपना जो लैंड है वो हॉर्टिकल्चर वगैरह के लिए यूज नहीं करेगा। आई थिंक ये इसी में है। अब पहले इसको पढ़ लेते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन यूपी जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म्स, नो टेन्योर होल्डर
ठीक है, बिना परमिशन के सेटलमेंट ऑफिसर के या फिर कंसोलिडेशन ऑफिसर के, ठीक है, यूज इज लैंड और होल्डिंग जो भी है पर्पस ऑफ कनेक्शन विद एग्रीकल्चर होल्डिंग एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि इसको फिर आप कंसोलिडेट नहीं कर सकते हो। जैसे ही आ गया नोटिफिकेशन कंसोलिडेशन होना है, आपने सोचा कि अरे यार इससे बचने का ये तरीका है, इसको कर लो, नहीं, इसको भी बचाना है। तो इसमें किस बारे में बात हो रही है? प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात हो रही है कि तुम्हें अपने नोट संभाल के रखने हैं और उन्हें खोने नहीं देना है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद प्रोविजो क्या है? टेन्योर होल्डर अगर यूज कर रहा था उसे ऑलरेडी, तो वो कंटिन्यू रखेगा। ये तो हो गया सबसेक्शन 1 की बात, ठीक है, कि तुम्हें अपना सामान जो है नोट्स वगैरह संभाल के रखने हैं, सामान संभाल के रखना है, कंसोलिडेशन जो फील्ड बुक है, मैप वगैरह है, उसको प्रिपेयर करके रखना है। देन इसके बाद आती है सबसेक्शन 2 की बात। अब सबसेक्शन 2 में बात हो रही है कि देखो जैसे ही पब्लिकेशन हो गया है नोटिफिकेशन, ठीक है, तो क्या होगा? फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज शैल इंश्योर इन द एरिया टू विच द नोटिफिकेशन रिलेट्स नेमली। अब इसमें क्या होगा फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज? अब इसमें देखो फॉर एग्जांपल बहुत सारे खेत खलिहान से रिलेटेड इशू रहता है कोर्ट में, ठीक है, तो पेंडिंग केसेस का क्या हो जाएगा? अबेटमेंट हो जाएगा, यानी कि उन केसेस को क्या कर दिया जाएगा? अबेट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्री में तो नहीं आ सकता है, पर मेंस के क्वेश्चन में हालांकि पिछले टाइम पे तो मैंने नहीं देखा है, बट ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको करते हैं ए वाले पोर्शन से। एवरी प्रोसीडिंग फॉर द करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, की रिकॉर्ड करेक्ट करने हैं, एंड एवरी सूट एंड प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट। एक तो क्या है कि रिकॉर्ड करेक्ट करने हैं, उससे रिलेटेड प्रोसीडिंग है। दूसरा क्या है? राइट और इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या है? प्रोसीडिंग है, ठीक है, इन एनी लैंड lying in the area or for declaration or adjudication of any other rights in regard to which the proceedings can or ought to be taken under this act, ठीक है। इस एक्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स वगैरह आती हैं कि रिकॉर्ड करेक्ट करने हैं या फिर राइट और इंटरेस्ट से रिलेटेड, पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी, इसी एक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अपील या फिर रेफरेंस या फिर रिवीजन, क्योंकि उन्हीं में क्या करोगे? आप करेक्शन करोगे, ठीक है। शैल ऑन एन ऑर्डर बीइंग पास्ड इन दैट बिहाफ बाय द कोर्ट और अथॉरिटी बिफोर whom such सूट और प्रोसीडिंग इज पेंडिंग स्टैंड अबेटेड। समझ में आ गया? ये अबेटेड का मतलब होता है सस्पेंडेड, ठीक है। अब इसका प्रोविजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी पास्ड विदाउट गिविंग टू द पार्टीज नोटिस ऑफ अ पोस्ट और इन एनी अदर मैनर एंड आफ्टर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कोई भी ऐसी चीज बिना सुनवाई के नहीं होगी, ये तो जनरल रूल है, ठीक है। और फिर इसके बाद उससे रिलेटेड क्या है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट, देखो स्टैंड वेकेटेड हो जाएंगे वो सब एरियाज जो इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट इसकी बात क्या है? सच अबेटमेंट शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट्स ऑफ द पर्सन। ऑब्वियसली किसी के राइट्स को खराब नहीं करना चाहिए। देखो कोई भी ऐसा अबेटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे राइट्स को हानि करे, ठीक है, लेकिन अगर वो टाइम बर्बाद कर रहा है वो चीज, यानी कि जैसे कि करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर राइट्स और इंटरेस्ट इसी होल्डिंग से रिलेटेड, कुछ छुटर पुटर चीज से रिलेटेड, उसको हटा दो, क्योंकि वो क्या बन जाएगा? एक रास्ते का रोड़ा बन जाएगा कि आप आगे क्या है? रिक्टेंगुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम किस में होगी? रिक्टेंगुलेशन में। तो रिक्टेंगुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 प्रोसीडिंग अंडर द यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट और एन अनकंटेस्टेड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 134, 137 ऑफ यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट shall not be deemed to be proceeding in respect of declaration of the rights or interest। अब राइट्स ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड इन्होंने बता दिया कि किसी भी लैंड में कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 6, कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4। अब देखो नोटिफिकेशन आ गई है, अब उसको क्या है कि लॉफुल होगा कि अगर आप चाहो तो नोटिफिकेशन कैंसिल कर सकते हो किसी भी टाइम पे, ठीक है। एनी टाइम लिखा हुआ है, एनी टाइम नोटिफिकेशन को कैंसिल कर सकते हो, जो कि सेक्शन नंबर 4 में आई है। या तो पूरी कर सकते हो या तो कोई भी पार्ट कर सकते हो या फिर किसी भी एरिया को एक्सक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? नोटिफिकेशन आ गई है और फिर उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया है किसी भी यूनिट से रिलेटेड अंडर सबसेक्शन 1। सच एरिया शैल सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर्स रिलेटिंग टू द करेक्शन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स इफ एनी passed on or before the date of such cancellation cease to be under consideration operation with effect from the date of cancellation। अब देखो कोई एरिया है उसको हटा दिया गया है सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर्स, ठीक है, रिलेटिंग टू करेक्शन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। कलेक्शन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हमने पिछले बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। मान लो उसकी नोटिफिकेशन क्या है? कैंसिल मानी जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 6A। सेक्शन नंबर 6 से बात करता है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन और ट्रांसफर, ठीक है। अब इसमें क्या है? जो अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन है या फिर अनडिस्प्यूटेड ट्रांसफर है। अब देखो नोटिफिकेशन पब्लिश हो गई सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसके? सेक्शन 4 में। और सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में क्या बताया है कि वो नोटिफिकेशन से होगा क्या? सर्वे होगा, ठीक है। या फिर सेक्शन 4A में क्या बताया है कि किसी के भी जो पब्लिक इंटरेस्ट पे कभी भी आ सकती है, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या है?
फील्ड बुक वैल्यूएशन वगैरह क्या है, एक तरह से स्टार्ट हो गया काम। अ केस ऑफ अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन, अनडिस्प्यूटेड कोई डिस्प्यूटेड नहीं है पर सक्सेशन है, शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द कंसिलिडेटर। अब देखो अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन है, सक्सेशन आप समझ रहे होंगे, वो कंसिलिडेटर करेगा। एंड अ केस ऑफ अनडिस्प्यूटेड म्यूटेशन, ठीक है, ट्रांसफर म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। हमने असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर कहाँ पढ़ा है, सेक्शन 2 के फर्स्ट में पढ़ा है, ठीक है, क्लॉज 1 में पढ़ा है, सबसेक्शन 1 में पढ़ा है, ठीक है, 2 क्लॉज 1 में। अब इतना पता चल गया हमको कि कौन करेगा, ये बस एज अ डेफिनेशन में याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना है कंसोलिडेटर किसका करेगा, सबसे पहले सक्सेशन लिखा हुआ था ना, सबसे पहले एस का सी करेगा, और म्यूटेशन है तो उसको असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर करेगा, इसको मेन कंसोलिडेटर करेगा, इसको असिस्टेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 7 में, आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन नंबर 7 में आते हैं। सेक्शन नंबर 7 बात करता है रिवीजन से रिलेटेड। एक बार ये देख लो, रिवीजन से रिलेटेड 2 बात हो रही है, पर स्टार्ट ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शन 8 में हो रही है। अब रिवीजन ऑफ विलेज मैप, ऑब्वियसली जब आप आगे करोगे, नोटिफिकेशन लाओगे, फिर इसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कर दोगे नोटिफिकेशन के बाद, जैसे आप जुडिशरी एग्जाम में करते हो। इसमें क्या है, विद अ व्यू टू फैसिलिटेट द रिवीजन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ ईच विलेज, ठीक है, सारे विलेज के जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उसके लिए, रिकॉर्ड्स के जो रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह से रिलेटेड है, उसके प्रोविजन को फैसिलिटेट करने के लिए क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन क्या करेगा, बिफोर प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम फॉर अ यूनिट इज प्रिपेयर्ड कॉज टू रिवीजन द विलेज मैप्स ऑफ सच यूनिट। स्कीम प्रिपेयर होने से पहले क्या करेंगे, रिवीजन करेगा, और कौन करेगा, DDDC। इसको कौन कर रहा है, DDDC, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 8, रिवीजन ऑफ द फील्ड बुक। ऊपर क्या हो गया, मैप आ गया, इधर फील्ड की, खेत खलियान की बुक, करंट एनुअल रजिस्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूएशंस एंड शेयर इन जॉइंट होल्डिंग। काफी बड़ा सेक्शन है ये, मतलब कि क्या बात कर रहा है, स्टार्ट ऑफ प्रोसीडिंग की बात कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हारी प्रोसीडिंग्स जो है स्टार्ट हो गई, यानी कि सेक्शन 4 के 1 में लिखा हुआ था किसके बारे में, सर्वे के बारे में, कि सर्वे किया जा सकता है। अब सर्वे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अपॉन द रिवीजन ऑफ द मैप्स अंडर सेक्शन 7 DDDC यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सच अ मैनर, क्या करेंगे, कॉज सबसे पहला क्या करेंगे, देखो अब जितना भी हम उसके बारे में बात करेंगे ना, इसमें क्या लैंड को भापेंगे, ठीक है, एक तरह से भापा जाएगा लैंड को कि खेत में क्या कैसे हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या करेगा, रिवाइज्ड द फील्ड बुक ऑफ द यूनिट आफ्टर फील्ड टू फील्ड पार्टल एंड द करंट एनुअल रजिस्टर आफ्टर इट्स टेस्ट एंड वेरिफिकेशन, ठीक है, टेस्ट वेरिफिकेशन के बाद ये एक तरह से ध्यान देंगे। नेक्स्ट ये डिटरमाइंड इन कंसल्टेशन विद द कंसोलिडेशन कमिटी द वैल्यूएशन ऑफ ईच प्लॉट। अब कमिटी से कंसल्ट करके क्या करेंगे, वो वैल्यू करेंगे ईच प्लॉट को, ताकि वैल्यू के अकॉर्डिंग लोगों को इक्वली बांटा जा सके, ठीक है। उसकी प्रोडक्टिविटी, लोकेशन की प्रोडक्टिविटी क्या है, ये तो बड़ा अच्छा खेत है, लोकेशन अच्छी है, इरिगेशन फैसिलिटी नदी के बगल में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल ट्रीज, वेल्स एंड अदर इंप्रूवमेंट्स, जो भी उसके बगल में, अरे बगल में ही पेड़, कितने सारे पेड़ हैं, कुआं भी है, अरे इसमें बॉर्डर भी बना हुआ है, ये सब चीजें वैल्यूएट करेंगे ताकि इक्वेट कर सके, इक्विटी कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है 3, इसमें एसरटेन द शेयर ऑफ ईच ओनर। अब ए है एक ओनर, उसके पास कितने शेयर हैं, उसके पास 2 शेयर हैं, तो उसको एसरटेन करेगा। इफ देयर बी मोर ओनर्स देन 1, अब देखो एक ओनर है, उसके पास एक प्रॉपर्टी के 2 शेयर हैं और दूसरे के पास एक प्रॉपर्टी का 1 शेयर है, ऐसा है, ठीक है। तो उनके पास क्या है, कितने ओनर्स हैं, वो सब चीजें आउट ऑफ वैल्यूएशन, तो उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे, डिटरमाइन द शेयर्स ऑफ इंडिविजुअल टेनर होल्डर्स इन जॉइंट होल्डिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिंग पार्टीशन टू इंश्योर प्रॉपर कंसोलिडेशन। अब जो टेनर होल्डर्स हैं उनका एरिया क्या होगा, पार्टीशन होगा, है ना। तो इतनी चीज हो गई, क्या हुआ, लैंड को भापा। उन्होंने क्या कर दिया, फील्ड बुक वगैरह, पहले तो बुक्स वगैरह में देखा, फिर खेत में जा करके कंसोलिडेशन कमेटी के साथ उन्होंने एक एक प्लॉट को देखा, फिर इसके बाद वापस घर आए, फिर इसके बाद उनके 8 शेयर को एसरटेन और डिटरमाइन किया। नेक्स्ट इसके बाद क्या, द डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन क्या प्रिपेयर करेगा, खसरा चकबंदी, है ना, खसरा चकबंदी प्रिपेयर करेगा। चकबंदी पता है, इसी को बोलते हैं चकबंदी, कंसोलिडेशन को चकबंदी बोलते हैं। और खसरा क्या होता है, खसरा रिपोर्ट होती है, खसरा खतौनी जैसे होता है वैसे एक रिपोर्ट होती है, तो वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, in the form prescribed in respect of all the plots falling in the unit as also a statement showing the mistakes in। तो पहले क्या बनाएंगे, सारे प्लॉट्स के बारे में प्लस उसकी मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे कि यहाँ ये गलती है, वहां वो गलती है, इसको इम्प्रूव करो।
and dispute discovered during the test and verification of the annual register and the course of field to field portal। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे प्लॉट्स की रजिस्ट्री, मिस्टेक्स बताएंगे और फिर इसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि खसरा खतौनी में सारी चीजें शो हो जाएंगी। अब क्या है, सेक्शन 8 में आपका खसरा चकबंदी प्रिपेयर हो चुका है। अब आता है सेक्शन नंबर 8A, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसमें है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो भी बने हैं उसकी प्रिपरेशन होगी अब। ठीक है, तो क्या है, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। इससे पहले कौन कर रहा था, देखो विलेज मैप DDDC, ये भी D3C। ठीक है, और ये कौन बना रहा है, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर ACO इन कंसल्टेशन विद कंसोलिडेशन कमेटी। ठीक है, कंसोलिडेशन कमेटी से DDC ने क्या किया, कंसल्ट किया। अब असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर उनके नीचे का काम तो वही करेंगे, है ना। क्या प्रिपेयर करेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच यूनिट, ईच यूनिट के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। अब तुम स्टेटमेंट निकालोगे, कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, सेटिंग फोर्थ द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन कैरिंग आउट द कंसोलिडेशन ऑपरेशंस इन द यूनिट। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल्स में क्या लिखा होगा, प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल्स नहीं लिखे होंगे, बस ये लिखा होगा कि हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे आगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल क्या करेगा, कंटेन, पहले तो ऊपर बता दिया कि क्या क्या कैरी आउट किया जाएगा। देन ऑल्सो कंटेन क्या करेगा, डिटेल्स ऑफ एरियाज। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ आबादी इंक्लूडिंग एरिया ऑफ आबादी साइट फॉर हरिजन्स एंड लैंडलेस पर्सन्स इन द यूनिट। ठीक है, डिटेल्स, एरिया की डिटेल की ये खेत है, और आबादी अलग से जो आबादी है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है उनके रहने का एरिया। नेक्स्ट क्या है, द बेसिस ऑन विच टेन्योर होल्डर्स विल कॉन्ट्रीब्यूट लैंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ आबादी एंड फॉर अदर पब्लिक पर्पसेस। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, किस चीज के लिए, आबादी के लिए, लोगों के लिए, या फिर और पब्लिक पर्पस के लिए, यानी कि ये किस बारे में बात हो रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। नेक्स्ट इसके बाद बात हो रही है डिटेल्स ऑफ लैंड टू बी एयरमार्क फॉर पब्लिक पर्पसेस आउट ऑफ लैंड वेस्टेड इन गांव सभा और लोकल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 117 ऑफ यूपी जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। ठीक है, और भी कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, एयर मार्क की, अगर ये जगह जैसे कि गांव सभा के लिए मार्क हो गई है उस चीज से रिलेटेड, एंड देन स्टैंडर्ड प्लॉट्स फॉर ईच यूनिट। ठीक है, तो यानी कि मेन पर्पस तो ये है कि वो बताएंगे कि हम यहाँ पे रेक्टेंगुलेशन के लिए आगे क्या क्या करेंगे। ये तो हो गया रेक्टेंगुलेशन के बाद। अब इसमें किस बारे में बात हो रही है, कॉन्ट्री के बारे में, कि कौन किस चीज से रिलेटेड कॉन्ट्री करेगा। तो ऊपर कॉन्ट्री क्या है कि आबादी, हरिजन्स के लिए जो जो एरिया है उससे रिलेटेड, फिर इसके बाद फिर गांव सभा या फिर लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड जो जो एरिया है उनसे रिलेटेड, और फिर इसके बाद स्टैंडर्ड प्लॉट्स फॉर ईच यूनिट, कि इतना प्लॉट एक यूनिट में दिया जाना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद सबसेक्शन 3 में बात हो रही है द स्टैंडर्ड प्लॉट referred to in clause D of subsection 2, ठीक है, shall be determined by the assistant consolidation officer after ascertaining from the members of the consolidation committee tenure holders। देखो जो स्टैंडर्ड प्लॉट है कौन करेगा, वो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर ACO। ठीक है, समझ में आ गया हमको ये पता। देखो सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में करके बताया ताकि शॉर्ट में आपको याद रहे तो आप एक्सपेंशन कर सको। तो इसमें सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि रेक्टेंगुलेशन से रिलेटेड जो भी करना है वो, और फिर इसके बाद कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी करना है इधर वो लिखा है, और फिर स्टैंडर्ड प्लॉट्स ऑफ ईच यूनिट कौन मार्क करेगा, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, अपने ज्ञान से नहीं, अगल बगल के लोगों से पूछ के करेगा, उससे रिलेटेड है। तो 8A कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 9 में, सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन नंबर 9 जो है वो बात करता है इश्यू ऑफ एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स मेंशन्ड इन सेक्शन 8 एंड 8A। 8 में क्या है, फील्ड बुक और वैल्यूएशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड क्या है, पब्लिकेशन हो रहा है। देखो किस चीज से रिलेटेड पब्लिकेशन हो रहा है, इन दोनों से रिलेटेड पब्लिकेशन किस में हो रहा है, 9 में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, upon the preparation of the record and the statement mentioned in section 8A and the assistant consolidation officer shall। अब देखो तुमने क्या कर दिया, वैल्यूएशन कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल बना दिया, अब पब्लिश कर दो उस रिकॉर्ड्स को। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे वीडियो पब्लिश कर दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, करेक्शन होगा, किस चीज का, क्लेरिकल मिस्टेक्स का, ऑब्वियसली क्लेरिकल मिस्टेक्स वगैरह का करेक्शन होगा। और क्या होगा, इफ एनी, एंड सेंड और कॉज टू बी सेंड टू द टेन्योर होल्डर्स कंसर्न्ड एंड अदर पर्सन इंटरेस्टेड नोटिसेस कंटेनिंग रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द करंट एनुअल रजिस्टर एंड सच। अब देखो इंटरेस्टेड लोगों को क्या कर देंगे, इंफॉर्मेशन भेज देंगे क्लरिकल मिस्टेक सही करके, किस चीज से रिलेटेड, शो करने से देयर राइट्स इन एंड लाइबिलिटीज इन रिलेशन टू द लैंड, कि तुम्हारी राइट है कि तुम्हें 100 बीघा मिलेगा, लाइबिलिटी ये है कि तुम्हें 100 रुपए एज अ वो देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज होगी।
मिस्टेक्स हो जाएंगी, मिस्टेक इन अनडिस्प्यूटेड केसेस ऑफ सक्सेशन एंड डिस्प्यूट्स डिस्कवर्ड अंडर सेक्शन 8 इन रिस्पेक्ट देयरऑफ। ठीक है, सेक्शन 8 में फील्ड बुक वगैरह के वैल्यूएशन से रिलेटेड जो मिस्टेक्स है वो सब देखो तुम्हें एक तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मिंग सेक्शन है, कौन सा, सेक्शन नंबर 9 है ना। देन इसके बाद क्या है, स्पेसिफिक शेयर ऑफ इंडिविजुअल टेन्योर होल्डर्स। ठीक है, स्पेसिफिक शेयर की तुम्हारा ये शेयर होगा, वैल्यूएशन ऑफ प्लॉट्स ये थी, और वैल्यूएशन ऑफ ट्रीज वेल्स वगैरह इतनी बनती है, इसकी बनती है 50 रुपए प्लॉट की, इसकी बनती है 50 रुपए, इसलिए तुम्हें 100 मिलेगा। ठीक है, बस इतनी बात है कि तुम्हारा इतना शेयर है। देन इसके बाद क्या है, पब्लिश इन द यूनिट करंट खसरा एंड करंट एनुअल रजिस्टर। ठीक है, अभी का जो खसरा, अभी का जो एनुअल रजिस्टर वगैरह है उसको क्या है, पब्लिश कर दिया जाएगा। एंड द खसरा चकबंदी। ठीक है, खसरा चकबंदी, चकबंदी पता है कंसोलिडेशन को बोलते हैं, तो खसरा चकबंदी यानी कि कंसोलिडेशन के जो रिकॉर्ड्स है उसको स्टेट कर दिया जाएगा। द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 8A एंड एनी अदर। देखो इन सब चीजों को क्या है, पब्लिश करना है, जितनी भी चीजें आपके पास आई है उन्हें पब्लिश करना है और कुछ नहीं है। देन इसके बाद आता है सबसेक्शन 2, एनी पर्सन टू हुम अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 हैज बीन सेंट। ठीक है, सबसेक्शन 1 के अंदर जैसे कि टेनर होल्डर्स वगैरह को नोटिस सेंड कर दी गई है, और एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड विद इन 21 डेज। ठीक है, उसके पास कितने हैं, 21 दिन है, किस चीज से रिलेटेड, ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस और ऑफ द पब्लिकेशन अंडर सबसेक्शन 1। यानी कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद तुम्हारे पास 21 दिन है, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, फाइल बिफोर द असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर ऑब्जेक्शंस। ठीक है, ऑब्जेक्शन से रिलेटेड हम आगे बात करेंगे 9A और 9B में, उससे रिलेटेड क्या है, तुम्हें ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं 21 दिन में। बस इतनी सी बात है सेक्शन नंबर 9 में कि पब्लिश करो और ऑब्जेक्शंस झेलो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन 9A, डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू क्लेम्स टू लैंड एंड पार्टीशन ऑफ ज्वाइंट होल्डिंग्स। ठीक है, डिस्पोजल, अब देखो केस आ गया तुम्हारे पास सबसे पहला किससे, लैंड से रिलेटेड या फिर पार्टीशन से रिलेटेड। अब इसको कौन डील करेगा, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर ही मेन फुटिंग पे है। अब देखो जहां पे भी ऑब्जेक्शन आए हैं उसको हेयर करना है तुम्हें। ठीक है, कंसर्न पार्टीज के। नेक्स्ट इसके बाद है कि जहां पे ऑब्जेक्शंस नहीं आए हैं उस पर इंक्वायरी करके क्या इसमें नेसेसरी इंक्वायरी करा जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद कर दिया जाएगा, सेटल कर दिया जाएगा डिस्प्यूट। ऑब्जेक्शन आए हैं सुनो, नहीं आए हैं तो इंक्वायर करो कुछ, और फिर इसके बाद कर दिया जाएगा डिस्प्यूट सेटल, करेक्ट मिस्टेक्स एंड इफेक्ट पार्टीशन एज फार एज मे बी कंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज अपियरिंग बिफोर हिम। ठीक है, जैसा भी मांगती है जमीन। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, प्रोविजो। प्रोविजो में ये बात कही गई है, देखो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर है, इंक्वायरी करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना, कि सक्सेशन इज अनडिस्प्यूटेड, ही शैल डिस्पोज ऑफ द केस ऑन द बेसिस ऑफ सच इंक्वायरी। खुद से इंक्वायरी, अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन है तो उसको इंक्वायर करेंगे ना असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ऑल केसेस वेयर विच आर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कंसोलिडेशन ऑफिसर, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ प्लॉट से रिलेटेड, ट्रीज वगैरह से वैल्यूएशन से रिलेटेड किसको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, असिस्टेंट टू द कंसोलिडेशन ऑफिसर। ठीक है, जो उनको डिस्पोज कर दिए जाएंगे, डिस्पोज करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या, इनका जो ज्यूरिसडिक्शन, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर है जो कि सबसेक्शन 1 में है, और कंसोलिडेशन ऑफिसर है जो कि सबसेक्शन 2 में है, उनको क्या माना जाएगा, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट माना जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका कोर्ट कौन है, डिस्पोजल ऑफ केसेस किसमें हो रहा है, इसमें, तो इसका कोर्ट कौन है, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर या फिर कंसोलिडेशन ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन 9B में, डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शंस ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाया था तुमने, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड ही आ गया। वेयर ऑब्जेक्शंस हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 9। ऑब्जेक्शंस आए हैं सेक्शन 9 से रिलेटेड, तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर क्या करेगा, आफ्टर अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जैसे हमने 9A में किया था वैसे इसमें भी है कि केस आया है, उनको पार्टीज को सुनो। ठीक है, कंसिडर करो अपने उनके व्यूज को, किसके सामने, कंसोलिडेशन कमेटी के सामने। अब देखो इसमें कमेटी बिठाई जाएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या कर दो, सबमिट कर दो रिपोर्ट, किसको, कंसोलिडेशन ऑफिसर को, और कंसोलिडेशन ऑफिसर डिस्पोज करेगा केस। कौन डिस्पोज करेगा, कंसोलिडेशन ऑफिसर। इधर कौन डिस्पोज करेगा, कंसोलिडेशन ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, वो क्या करेंगे, विद इन 21 डेज। ठीक है, फाइल करेंगे एन अपील बिफोर द सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन हुज डिसीजन एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट शैल बी फाइनल। ठीक है, 21 दिन में अगर तुम कुछ इशू नहीं लाते हो तो 21 दिन में तो वो फाइनल कर ही देंगे। तो इसमें जो आपको दिन याद रखना है वो क्या है, 21 दिन। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, कंसोलिडेशन ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर या फिर कंसोलिडेशन शैल बिफोर डिसाइडिंग द ऑब्जेक्शन, ठीक है, या फिर अपील क्या करेंगे, लोकल इंस्पेक्शन करेंगे।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड अगर तुम्हें डिस्पोज करना है तो लोकल इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस। ऑब्वियसली ड्यू नोटिस किसको, कंसर्न कमेटी को भी और पार्टीज को भी, ठीक है। आप लोकल इंस्पेक्शन, तो लोकल इंस्पेक्शन किसमें है, 9B में है, 9B में लिख लो लोकल इंस्पेक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 10 में। अब सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिवाइज एनुअल रजिस्टर्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एनुअल रजिस्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 9A। सेक्शन 9A में जैसा भी ऑर्डर पास हो गया, डिस्पोजल ऑफ केसेस से रिलेटेड, पार्टीशन से रिलेटेड। अब पार्टीशन हो गया है, जो कुछ भी हो गया है, तो चीजें चेंज हुई हैं, तो उससे रिलेटेड क्या है, सही हो जाएंगी चीजें। और इसमें क्या है, ऑब्जेक्शन से स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि तुमने जो है अथॉरिटी को ही ऑब्जेक्ट कर दिया, तो उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या, वेयर एनी एंट्री इन द एनुअल रजिस्टर जो पब्लिश की गई है, मॉडिफाइड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, और अंडर एनी अदर लॉ रेफरेंस टू ऑर्डर अलॉन्ग विद एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इट्स ऑपरेटिव पोर्शन शैल बी नोटेड अगेंस्ट द सेड एंट्री। जैसा भी है 10 में बस इतनी सी बात है कि मेंटेन जो हेडिंग है वही ही इसमें लिखा हुआ है, पर इसमें कौन से सेक्शन के अंडर होगा, सेक्शन 9A के अंडर होगा, ठीक है, इसलिए मैंने 9A के अंडर लिखा है। देन इसके बाद सेक्शन 11 में बात होती है अपील्स की। अपील्स तो आपको पता है 9A में ही आएंगी अपील्स। एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग अंडर 9A एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, ठीक है। ऑर्डर कहां से आया, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर और कंसोलिडेशन ऑफिसर, ठीक है, मे विद इन 21 डेज। अब 21 डेज तुम्हें ऑब्जेक्शन के मिले हैं, 21 डेज अपील के भी मिले हैं, ठीक है। फाइल एन अपील बिफोर द सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन हु शैल आफ्टर अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज। अब इसमें भी पार्टीज को सुना जाएगा, डिसीजन दिया जाएगा, जैसा भी है। देन इसके बाद क्या, सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन हेयर, ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर या फिर कंसोलिडेशन हेयरिंग सुनने के बाद अपील को, ठीक है, डीम टू बी अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। कौन, सेटलमेंट ऑफिसर, दूसरा कौन, कंसोलिडेशन, कौन हो जाएंगे इसके, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ बताया गया, 2 जगह केसेस की सुनवाई हुई है, एक इसके कोर्ट में और एक दूसरे वाले में, तो उसमें क्या है, वो उसके उनके पास प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। इसमें असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर जो ACO है वो नहीं है, इतना याद रखना। अब एक तो हटेगा ना नीचे वाले लाइन से। नेक्स्ट इसके बाद A है 11A, बार ऑन ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्शन वगैरह पे बार। नो क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स ऑफ लैंड, क्लेम्स ऑफ लैंड, पार्टीशन ऑफ जॉइंट होल्डिंग्स, वैल्यूएशन ऑफ प्लॉट्स वगैरह से जितना भी रिलेटेड है, ऑफ द ट्रीज, वेल्स या फिर अदर इंप्रूवमेंट्स जो भी एनुअल रजिस्टर में रिकॉर्डेड है अंडर सेक्शन 10, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिवाइज्ड एनुअल रिकॉर्ड जो भी हैं, जिससे रिलेटेड है, कंसोलिडेशन एरिया से रिलेटेड है, जो कि सेक्शन 9 में रेज किया गया था, या फिर विच माइट हैव ought to have been raised under this section but has not been raised shall be raised or heard at any subsequent stage of the consolidation proceedings। इसमें बस ये बात बताई गई है कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इश्यूज हैं, वो रेज कर दिए जाएंगे बाद में कभी भी। 11C में बात हुई है, इन द कोर्स ऑफ हेयरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 9A और एन अपील अंडर सेक्शन 11, ठीक है। अब 9A से रिलेटेड है, पार्टीशन वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर सेक्शन 48 की प्रोसीडिंग। तो कंसोलिडेशन ऑफिसर क्या करेगा, या फिर सेटलमेंट ऑफिसर या फिर डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एज द केस में बी मे डायरेक्ट दैट एनी लैंड विच वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट और द गांव सभा और एनी अदर लोकल बॉडी और अथॉरिटी may be recorded in its name even though no objection, appeal or revision has been filed by such government, गांव सभा, बॉडी और अथॉरिटी, ठीक है। इसके इन द कोर्स ऑफ हेयरिंग में इनके अंडर जो जमीन है, ठीक है, जो आ रही है, इनके अंडर डायरेक्ट कर देंगे वो लोग कि जो भी लैंड इनके अंडर आ रहा है वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट या फिर गांव सभा, ठीक है, वो इनके नाम में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, जिनके से रिलेटेड क्या है, ऑब्जेक्शन रेज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेरी, ताकि जो खेत वगैरह है उनको कुछ इशू ना हो। तो सेक्शन 11C जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे 11C है ना, और 6A है, ये सब चीजें, और फिर इसके बाद और भी जो A करके जोड़े गए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 4A है, तो ये सब बहुत पब्लिक को देखते हुए किए गए हैं अमेंडमेंट्स, है ना। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 12, और 12A और 12D करना है, बस इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, बस बने रहो थोड़ी देर। डिसीजन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू चेंजेस एंड ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग राइट और इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन रिवाइज्ड रिकॉर्ड्स। अब इसमें क्या डिसीजन है, किस चीज से रिलेटेड, कौन से मैटर से रिलेटेड, चेंजेस, ट्रांजैक्शन जो भी अफेक्ट कर रहा है राइट्स और इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन रिवाइज्ड रिकॉर्ड्स। अब देखो ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू चेंजेस एंड ट्रांजैक्शंस, जितने भी मैटर्स हैं ट्रांजैक्शन और चेंजेस से रिलेटेड, जो भी राइट्स और इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर लिए गए हैं रिवाइज रिकॉर्ड्स में, पब्लिश अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, ठीक है,
पब्लिश कर दिए गए हैं, जिसके लिए कॉज ऑफ एक्शन नहीं अराइज होता है, नहीं अराइज हुआ है. कॉज ऑफ एक्शन हैड नॉट अराइजन when proceeding under section 7 to 9 were started or were in progress may be raised before the assistant consolidation officer as and when they arise, but no longer than the date of notification under section 52. 52 क्या है? क्लोजिंग, बंद हो रहा है. अब देखो बस 12 में बस इतनी सी बात कही गई है कि जो भी मैटर अराइज हो रहा है सब कुछ पैकअप होने से पहले ही बोल दो, ठीक है, और कुछ नहीं है. अब इसके बाद सेक्शन 7 to 11 में म्यूटेटेड मैंडेंडिस जो भी प्रोविजंस हैं अप्लाई होंगे इसमें, ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद 12A है. 12A है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. अब देखो तुम्हारे पास कंसोलिडेशन स्कीम आ गई है, सब कुछ हो गया है, अब लैंड रेवेन्यू की बात आ रही है, ठीक है. अब देखो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग यूपी जमींदारी और लैंड रिफॉर्म एक्ट में जो भी है उसको उससे रिलेटेड नहीं है, बट सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. अब तुम्हें पैसे तो देने ही पड़ेगे, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है, लैंड रेवेन्यू डिटरमाइन किया जाएगा. और क्या अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा? लैंड रेवेन्यू पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द टेन्योर होल्डर्स होल्डिंग. टेन्योर होल्डर के होल्डिंग से रिलेटेड भी अगर चाहो तो कर सकते हो, बट क्या है, इन शॉर्ट क्या करना है, बस लैंड रेवेन्यू डिटरमाइन करना है. नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इन असेसिंग द अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेबल अंडर सबसेक्शन 1 प्रोविजन ऑफ यूपी जमींदारी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर शैल अप्लाई. ये पता चल गया आपको क्या अप्लाई होगा, किस प्रोविजन के अंडर पैसे लिए जाएंगे, यूपी जमींदारी एक्ट से रिलेटेड, ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद क्या, अमलगेमेशन ऑफ होल्डिंग. अमलगेमेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना. जो लोग अपनी होल्डिंग्स वगैरह जोड़ना चाहते हैं, 2 और मोर टेन्योर होल्डर्स किसी भी टाइम पे बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द रिवाइज्ड एनुअल रजिस्टर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 क्या करेंगे, अप्लाई टू द कंसोलिडेशन ऑफिसर टू अमलगेमेट देयर होल्डिंग्स और लाइक टेन्योर ऑन सच टर्म्स एज. देखो जैसा भी उनके बीच में अग्री होगा वैसे वो लोग अप्लाई कर देंगे कि हमारा जो है होल्ड कर दो, ठीक है. और किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में क्या कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है, प्रिपरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिवाइज्ड एनुअल रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स कहाँ पे हैं, सेक्शन 10 में है रिकॉर्ड्स, ठीक है. तो रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी चीज आएगी उसमें सेक्शन 10 आप मेंशन करिएगा. इसी के साथ हमारे वाले जो पोर्शन है रिवीजन एंड करेक्शंस वगैरह से रिलेटेड ये कंप्लीट होता है. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं और भी ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी ताकि आपकी यूपी जुडिशरी में हेल्प हो जाए और आपको किसी और कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं है. आराम से आप यहीं पे प्रिपेयर कर सकते हो इस चीज के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली आनी आपकी बेयर एक्ट है और कुछ नहीं आना है, ठीक है. और अगर आपको बेयर एक्ट नहीं याद होगी, अंडरस्टैंडिंग है बट इसके सेक्शंस नहीं याद होंगे तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. और सेक्शंस याद करने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, जो कि इधर इस चैनल पे प्रोवाइड होते हैं. तो इसी के साथ चलते हैं एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.